हेलो एवरीवन, मैं राधिका शर्मा आप सभी नीट एस्पिरेंट्स का स्वागत करती हूँ हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मेट जेई एक्स पे। एंड एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड विद एनसीईआरटी लाइन। सो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एमाइंस। तो एमाइंस सारा का सारा तुम देखोगे नीट में एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम इसको एज इट इज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से कर लोगे तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं गए, बट द ओनली थिंग इज रिटेंशन। तो जितना हम रिटेन कर पाएंगे उतना ही हम पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। नीट एग्जाम इज ऑल अबाउट हमें कितनी चीजें याद है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना एमाइंस चैप्टर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो तुम्हें फर्स्ट पैराग्राफ दिया होता है किसी भी चैप्टर में, इंट्रो, उसमें से हमेशा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, बट हाँ कभी पूछ लिया तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो एक रीड मारना तो देखो ज़रूरी है। मैं नहीं बोलती कि तुम उसको बहुत प्रैक्टिस कर लो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट येस वी शुड गिव अ रीड कि आ गया तो हमें पता हो एटलीस्ट हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। एंड समटाइम्स चीज़ें हमें याद आ जाती हैं, राइट। तो एमाइंस जो है कह रहा है कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स है, मतलब हम अमोनिया से डराइव करते हैं अमाइंस को। तो आप देखो, अगर मुझे अमाइन बनाना है अमोनिया से, हमें पता है कि अमोनिया इज NH3। अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो क्या मुझे अमाइन मिल जाएगा, राइट। तो मुझे मिल गया अमोनिया से अमाइन, तो हम क्या बोल सकते हैं इनको, अमोनिया डेरिवेटिव्स। So yes, they are derived by replacing one or more hydrogen atom of ammonia molecule by alkyl or aryl. Yes, this R can be your alkyl group और एराइल। ये एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मीथाइल, एराइल मतलब फिनाइल हो गया ग्रुप, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन नेचर दे अकर अमंग प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में भी हमारे एमाइंस होते हैं, फिर विटामिन में होते हैं, एल्कलॉइड्स में होते हैं, हॉर्मोन्स में होते हैं, और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड जैसे कि पॉलीमर्स, डाइस्टफ्स, ड्रग्स, इन सब में हम क्या करते हैं, एमाइंस हमें मिलते हैं, राइट। बायोलॉजिकली एक्टिव दो कंपाउंड्स का नाम यहाँ पे दे रखा है, एक एड्रेनलिन एंड वन इज एफिड्राइन। ये दोनों ही तुम्हारे कैसे होते हैं, इनमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है एंड दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव। इसे हम यूज कहाँ करते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में। फिर एक आपको और नाम दे रखा है यहाँ पे, नोवोकेन, अ सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड। इसे हम यूज करते हैं एज एनेस्थीसिया इन डेंटिस्ट्री। सो इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। बेनिड्रिल, बेनिड्रिल तो सुना है, एड भी आती थी, राइट। A well-known and antihistaminic drug also contains tertiary amino group. इसमें होता है tertiary amino group. Quaternary ammonium salts are used as surfactants. डाइजोनियम सॉल्ट्स जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं भाई, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर इंटरमीडिएट्स इन द प्रेपरेशन ऑफ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी आप पढ़ोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये सब यूजेस है कुछ, तो आप डाइसोनियम के बारे में तो पढ़ोगे, बाकी थोड़े बहुत यहाँ पे जो ड्रग्स के नाम दे रखे हैं उनको ध्यान रखने की कोशिश कर लेना, कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए। नाउ अब देखो, यहाँ पर आपको बोला है कि जो हमारी एमाइंस हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं भाई, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बोल रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक या दो या तीन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास अमोनिया के पास तुम देखो कितनी हाइड्रोजन्स है बेटा जी, तीन हाइड्रोजन्स है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया एल्काइल ग्रुप से, तो ये बन गया मेरा 1 डिग्री, दिस इज माय 1 डिग्री अमाइन। अगर मैंने इससे फर्दर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिया तो मेरे पास बन गया यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन। अगर मैंने फर्दर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप के साथ तो मेरे पास बन गया 3 डिग्री अमाइन, राइट। अब इस तरह से इन्होंने बोला है कि ये देखो आपके पास ये है 1 डिग्री। अब देखो कैसे चेक करोगे, मान लो मैंने तुम्हें कोई अमाइन दे दी और मैंने बोला बताओ दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कुछ लोग हाइड्रोजन से चेक करते हैं, बट मोस्टली हमें क्या देखना चाहिए कि नाइट्रोजन डायरेक्टली तुम्हारा अगर एक कार्बन से जुड़ा है
उस एमाइन को तुम बोलोगे 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन तुम्हारा यहाँ पे भी 1 से जुड़ा है, चाहे ये एरोमेटिक है, ये फिनाइल रिंग है, इस तरह से ये फिनाइल रिंग है बेटा, फिर भी तुम्हारा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसी है, 1 डिग्री। यहाँ देखोगे नाइट्रोजन दो दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, क्या बोलोगे, 2 डिग्री। यहाँ नाइट्रोजन तुम्हारा तीन तीन कार्बन से जुड़ा है, तो क्या बोलोगे इसे, 3 डिग्री। इज दैट क्लियर? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको क्लासिफाई करने आना चाहिए। अब कह रहा है लाइक अमोनिया, थोड़ी सी इसमें स्ट्रक्चर की बात करेगा एमाइंस की, तो अमोनिया से ऑब्वियसली हम इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि अमोनिया का ही तो डेरिवेटिव है ना एमाइंस। तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास जो नाइट्रोजन है एमाइंस की, नाइट्रोजन एटम ऑफ एमाइन इज ट्राइवेलेंट। हाँ जी, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ट्राइवेलेंट है एमाइंस हमारे पास, जैसे कि अमोनिया है, कह रहा है अमोनिया की तरह ही ट्राइवेलेंट है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। और आपके पास नाइट्रोजन जो है, ये बोल दिया ट्राइवेलेंट है, कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो जैसे अमोनिया पे एक लोन पेयर है, अनशेयर्ड का मतलब कहीं पे भी शेयरिंग पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो जैसे कि एक लोन पेयर अमोनिया पे है, वैसे ही आप देखो एमाइंस पे भी लोन पेयर है, लोन पेयर अवेलेबल है। इतनी बातें हमें क्लियर है। अब कह रहा है नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन एमाइंस आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ज्योमेट्री इज पिरामिडल। तो क्या केमिकल बॉन्डिंग में तुम सीख के आए हो किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं? तो देखो 1 2 3 4, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, मैम स्टीरिक नंबर 4, that means this is sp3 hybridization. Now for sp3 hybridization beta, geometry is tetrahedral. ठीक है जी, अगर ये सारे के सारे सिग्मा होते जैसे कि मीथेन में, तो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल ही होती। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इसकी शेप के बारे में, क्योंकि हाँ लोन पेयर है, इसे हम शेप में काउंट नहीं करते, इसे नहीं देखते, तो ये हमें पिरामिड सी दिखती है, तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, पिरामिडल। शेप कैसी हो गई, पिरामिडल हो गई। Now each of the 3 sp3 hybridized orbitals of nitrogen overlap with orbitals of hydrogen or carbon developing depending upon the composition of the amines. ठीक है जी। अब कह रहा है फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल एमाइन कंटेन्स अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो तुम्हारे पास एमाइन के ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने तो बॉन्ड बना लिए, ठीक है, जो भी साइड एटम होगा उसके साथ एक ऑर्बिटल में बच गया तुम्हारा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। अब यहाँ पे एंगल की बात की है, तो आगे देखो इन्होंने डायग्राम बनाया, एंगल देखो, तो परफेक्ट एंगल टेट्राहेड्रल एंगल तुम्हारा क्या है, 109.5 डिग्रीज। दिस इज योर टेट्राहेड्रल एंगल, जहां पे कोई लोन पेयर नहीं है जैसे मीथेन में। बट यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है तुम्हारे पास ट्राई मिथाइल एमाइन का। ये देखो ये ट्राई मिथाइल एमाइन है, इन्होंने ट्राई मिथाइल एमाइन का एग्जाम्पल लिया है और उसके बॉन्ड एंगल की बात यहाँ पर की है। तो बेटा हमें पता है कि ये जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल है, लोन पेयर आने की वजह से ये कम हो जाएगा, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बिल्की ग्रुप्स भी हैं तो ज्यादा चेंज नहीं आता है, ये भी एक दूसरे पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते हैं, तो एंगल आपका यहाँ पे देखा जाता है 108 डिग्री। जबकि अमोनिया में आपको पता है कि यहाँ पर छोटे छोटे हाइड्रोजन हैं, तो ये एंगल आपका आता है 107 डिग्री, और ये आता है तुम्हारा ट्राइमिथाइल एमाइन में। तो बॉन्ड एंगल की बात हो गई यहाँ से। अब कह रहा है एमाइंस आर प्राइमरी, क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये मैंने आपको बता दिया, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय एल्काइल। जितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो प्राइमरी, 2 रिप्लेस हुए तो 2 डिग्री, 3 रिप्लेस हुए तो 3 डिग्री। Now if hydrogen atom of ammonia is replaced by R or AR, we get RNH2 और ARNH2, एराइल एमाइंस मिलते हैं हमको। ये प्राइमरी हो सकते हैं, अगर ये 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री, ये बातें हमने कर लिया। यहाँ से एक लाइन देखो, एमाइंस आर सेड टू बी सिंपल व्हेन all the alkyl or aryl groups are same
एंड मिक्स्ड व्हेन दे आर डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पर देखो सारे के सारे अल्काइल सेम हैं, सारे मिथाइल हैं, तो ये कैसी होगी तुम्हारी सिंपल एमाइन। लेकिन अगर एक मिथाइल है दूसरा इथाइल होता तो आप इसको क्या बोल देते, मिक्स्ड अमाइंस। तो ये छोटी सी लाइन है। अब फिर इन्होंने 1 डिग्री 3 डिग्री को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। नाउ अब आयुपैक देखो, आयुपैक में इसमें पूरा का पूरा आपको आगे चार्ट दे रखा है, वहां पे हम सारे एक एक करके आयुपैक नेम्स डिस्कस करेंगे। बट देखो यहाँ पे ये कहता है कि आपके अमाइंस में भी दो तरह से हम देखो नाम बोल सकते हैं, या तो कॉमन नाम या उसका आयुपैक नाम। अब आयुपैक नेम्स बहुत सारे लोग जानते होते हैं, लेकिन कॉमन नेम में हम लोग कहीं ना कहीं लैक करते हैं। बट हमारे एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कॉमन नेम बोल के भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको कॉमन नेम ही नहीं पता, मान लो उसने बोल दिया आइसोप्रोपाइल एमाइन, आपको यही नहीं पता अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, तो आप आगे रिएक्शन कैसे करवाओगे, राइट। तो ये कॉमन नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हर एक एनसीईआरटी सीरीज में आपको कॉमन नेम करवाए हैं। ज्यादा फोकस मेरा रहता है क्योंकि आयुपैक नेम तो हम आपको सेपरेटली टॉपिक पढ़ाते हैं, वहां पे भी चलो हम आपको कॉमन नेम्स बताते हैं, बट स्टिल बच्चे को कॉमन नेम में हमेशा प्रॉब्लम आती है। इतनी प्रॉब्लम उसको आयुपैक में नहीं आती है, बट हम कॉमन आयुपैक दोनों डिस्कस कर रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़ना है। आप इसको जनरली आगे वाले पोर्शन को बहुत जल्दी स्किप कर जाते हो जब एनसीईआरटी पढ़ते हो। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कह रहा है कॉमन सिस्टम में अगर हमें नाम रखना है तो हम इसका एज एल्काइल एमाइन रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा है मिथाइल एमाइन, आपके पास CH3NH2 है, ये ग्रुप तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है, ये एमाइन ग्रुप है। कितने कौन सी एल्काइल है, मिथाइल, तो नाम क्या हो गया मिथाइल एमाइन। इसकी जगह इथाइल होता तो नाम क्या हो जाता, इथाइल एमाइन। अब कह रहा है इन सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तो आपकी आपने प्राइमरी एमाइन की मैम कहानी बताई, कह रहा है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस में जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाइट्राई। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं 2 डिग्री एमाइन, तो आप क्या बोल दोगे, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, आप इसको क्या लिख सकते हो, दो दो मिथाइल है तो डाइमिथाइल एमाइन। अगर यहाँ 3 होते तो आप बोलते ट्राइमिथाइल एमाइन, सिंपल। अब आयुपैक सिस्टम की बात करें कि आयुपैक सिस्टम में आप प्राइमरी एमाइंस का नाम रखते हो एज एल्केन अमाइंस। एल्केन एमाइंस, तो देखो आपकी एमाइन जो है वो जुड़ी हुई है तुम्हारा इस तरह से, कोई एल्केन वाला ग्रुप होगा तो आप बोलोगे एल्केन प्लस अमाइन। क्योंकि ये दोनों वॉवल्स हैं ये साथ में नहीं आ सकते, हमें ये ओमिट करके इसका नाम रखना पड़ेगा एल्केनामाइन। इसका नाम हमें रखना पड़ेगा एल्केनामाइन। तो देखो यहाँ पर एल्केनामाइन नेम इज डिराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ई ऑफ एल्केन, जो मैंने आपको अभी बताया। एंड नाउ एग्जाम्पल दे रहा है हमको, जैसे इसका नाम आपको, अगर ये तो आपने मैम कॉमन नाम बताया, अगर इसी का आपको आयुपैक नाम लिखना हो तो आप देखो एक कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, मीथेन, और ये है एमाइन और ई चला जाएगा और बन जाएगा मीथेनामाइन। इस तरह से लिखोगे। अब कह रहा है कि इन केस ऑफ मोर देन वन अमाइनो ग्रुप present at different positions in the parent chain, their positions are specified by given numbers of carbon atom bearing NH2 group and suitable prefix as di, tri, etc. हम उसमें इंक्लूड करेंगे। अब एग्जाम्पल भी दे रहा है तुमको, यहाँ पे लिखती हूँ, कह रहा है आप इसका नाम कैसे लिखोगे ना, इसने बोला आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे अगर एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप आ गया, अगर एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप आ गया तो आप स्पेसिफाई करोगे उसका पोजीशन। जैसे यहाँ पे 1 2 क्या बोलोगे आप, इसे इथेन बोल दोगे। तो यहाँ पे एक अमाइन तो है नहीं भाई, क्या आपने लिख दिया यहाँ पे इथेन 1 अमाइन या इथेनामाइन लिख दिया। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे इथेन 1 2 1 2 पोजीशन पे तुम्हारे अमाइन ग्रुप्स है तो 1 2 डाई एमाइन। तो आप कह रहे हो कि नाम इस तरह से लिखोगे, देखो यहाँ पर नेम एज इथेन 1 2 डायमीन इसका नाम दिया है। ध्यान रहे यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा ना, क्योंकि दो वॉवल्स आपके एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो आप ई यहाँ पे लिख दोगे ना। टू नेम सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन वी यूज लोकेंट एन।
to designate substituent attachment to nitrogen atom. For example, CH3 NH CH2 CH3. अब इसका नाम कैसे लिखोगे भाई? यहाँ पे तुम्हारे पास दो दो चेन है, अगर मुझे आयुपैक नेम लिखना हो मैं कैसे लिखूं? तो मेरे पास जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसे मान लूंगी मैं अपनी पेरेंट चेन, राइट? यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी 1 2, तो ये तो बन जाएगा तुम्हारा इथेन, राइट? इथेनामाइन हो जाएगा इसका नाम। लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट कोई 1 से थोड़ी अटैच है, तो N से अटैच है, तो आप इसका नाम क्या बोलोगे? एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है जी, इस तरह से। अभी और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ये देखो एन मिथाइल इथेनामाइन। अब कह रहा है कि अगर 3 डिग्री आ गई फिर आप कैसे लिखोगे? ये जैसे इसने एग्जाम्पल दे दिया कि मैम यहाँ पर देखो इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल, आपको कोई एक मेन चेन लेनी पड़ेगी और यहाँ सारे कार्बन एटम सेम है, तो आप कोई भी एक ले लो। आपने इसको बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए जो एन के साथ जुड़े हैं, तो आप इसे क्या बोलोगे? एन एन। अब जब हम नॉर्मली 1 2 करके भी लिखते थे, मान लो 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल होते थे, तो 1 1 डाई मिथाइल लिखते थे ना। उससे अगर मैं 1 डाई मिथाइल लिख दूं तो उससे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जो बताना पड़ेगा एक ही कार्बन पे तुम्हारे 2 बार मिथाइल आ रहा है, तो 1 1 डाई मिथाइल लिखते थे। वैसे ही एन पे तुम्हारे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो एन एन तुमको लिखना पड़ेगा, एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन। इथेनामाइन, ये देखो एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन, ये नाम आ जाएगा। अब कह रहा है इन एराइलेमाइन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, और ये आपका एक सिंपल एग्जांपल है एराइलेमाइन का। इन कॉमन सिस्टम दिस इज कॉल्ड एनिलीन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसका नाम याद कर लो, एनिलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मुझे लगता है सब बच्चे को याद भी होना चाहिए। इसे एनिलीन कहते हैं। कह रहा है इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन आयुपैक नेम। तो अगर आप इसका एनिलीन ही आयुपैक नेम लिख के आते हो चलेगा, बिकॉज आयुपैक ने इसको एक्सेप्ट किया है। While naming arylamines according to IUPAC system, suffix E of arene is replaced by amine. Thus in IUPAC system इसको हम बेंजीनामाइन भी कहेंगे, क्योंकि आपकी ये रिंग क्या है? बेंजीन। बेंजीन ऊपर ग्रुप क्या है? एमाइन। बट 2 वॉवल हम साथ में नहीं लिख सकते, ई ओमेट करके, इसका नाम हम बेंजीनामाइन भी लिखते हैं। तो आप बेंजीनामाइन बोलो या फिर आप एनिलीन बोलो, दिस इज वन एंड सेम थिंग। अब यहाँ पे जो टेबल दिया है उस टेबल को डिस्कस करेंगे, तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर और ज्यादा क्लियर होगा। अब ये टेबल देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या दे रखा है यहाँ पे? ये तो कर लोगे 1 2। अब तुम कॉमन नेम कैसे लिख रहे थे? एज एल्काइलेमाइन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? तो कितने कार्बन की एल्काइल है? 2, तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइलेमाइन। आयुपैक नेम क्या हो जाएगा इसका? इथेनामाइन। कार्बन है तो एन प्रोपाइलेमाइन, और हमारे यहाँ पे आयुपैक नेम प्रोपेनामाइन। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये दे रखा है तुम्हें CH3 NH CH3, नहीं यहाँ पे CH दे रखा है, ये CH और ये तुम्हारा NH3। अब याद करो कि मैं तुम्हें इसका कॉमन नेम बता चुकी हूं। हर जगह हमने आइसोप्रोपाइल यूज किया, चाहे हेलो एल्केन किया, चाहे एल्डिहाइड कीटोन ईथर्स किया, चाहे हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स किया, वहां पे हमने बोला कि जब भी आपको CH के ऊपर 2 CH3 ग्रुप दिख जाएं, इसे आप एड्रेस करोगे एज आइसो। इसे आप क्या बोलते हो कॉमन नेम में? आइसो। जितने भी कार्बन हैं, जैसे हाँ 1 2 3 कार्बन है, तो ये बन जाएगा आइसो प्रोपाइल। अगर आगे एक और कार्बन होता CH2 तो बन जाता आइसो ब्यूटाइल। बट वी यूज आइसो फॉर दिस यूनिट, हम इसे क्या बोलते हैं? आइसो। अब यहाँ पे आपको चमका CH, अब कुछ लोग बोलते हैं ऐसे बना होगा तो उसे आइसो समझ लेना, जरूरी थोड़ी है ना बॉन्ड लाइन नोटेशन में फॉर्मूला होगा तुमको। तुम्हें तो ये चीज याद रखनी है। अब ये ऐसे बना हुआ है, CH के ऊपर 2 CH3 है।
अब ये ऐसे ऐसे तो इन्होंने नहीं लिखा, तो तुम इतना याद रखो, CH के ऊपर 2 CH3, CH के ऊपर जब भी 2 CH3 चमकेंगे उसको क्या बोलोगे, आइसो बोलोगे। तो इसका नाम यहाँ से क्या हो जाएगा, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, इसे क्या बोल दोगे, आइसोप्रोपाइल एमाइन। ये तो मैम कॉमन नेम हो गया। आईयूपैक नेम कैसे करोगे, तो आप नंबरिंग करोगे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, आप ट्राई करोगे इसे लोएस्ट नंबर मिले, तो आप कहीं से भी कर लो, 1 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रोपेन, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपीन प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, अब पहले तो जब तुम्हें इसका नाम लिखने आ रहा है, ठीक है, कॉमन नेम चेक कर लो क्या कोई आइसो ग्रुप है, नहीं मैम, CH के ऊपर 2 कोई CH3 ग्रुप नहीं है, एक यहाँ पर है इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो आप क्या बोलोगे, इथाइल मिथाइल एमाइन। पहले ई आता है तो आप पहले इथाइल लिखोगे, फिर एम आता है तो फिर आप मिथाइल लिखोगे, तो इथाइल मिथाइल एमाइन। अब मैम आयुपैक नेम, तो मैंने बोला आपके पास जो आपकी जब आप लिखते हो नाम अपना आयुपैक नेम, तो आप कैसे लिखते हो, एल्केनामाइन, तो एल्केन आपकी वो बन जाएगी जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, तो दिस इज 1 2। अब एन पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो क्या लिखोगे, एन मिथाइल इथेनामाइन। सिंपल। जरा ट्राई करो, वीडियो पॉज करके एक बारी तुम क्या करो, सारे आयुपैक नेम्स लिख लो, देखो कितने तुम इनमें से कितने आयुपैक नेम लिख पाते हो, जरा ट्राई करो अपने आप से। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको 3 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 3 मिथाइल ग्रुप है इसके साथ अटैच, तो आप इसको नॉर्मली लिख सकते हो ट्राई मिथाइल एमाइन। और आयुपैक नेम लिखना हो तो आपके पास एक मीथेनामाइन बन जाएगा, कोई सा भी, क्योंकि सेम ही कार्बन है, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स, तो एन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास ये वाला यूनिट है, आयुपैक नेम लिखोगे, ये हमारा 1 2 3, तो इसे क्या बोलोगे तुम, नॉर्मली लिखना हो तो प्रॉप टू इन, राइट, तो हमारे पास ये क्या है, प्रॉप टू इन 1 अमाइन, 1 अमाइन लिखो ना लिखो बराबर। अच्छा, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, अच्छा ये ग्रुप मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें बताया कि ये कार्बन कैसा है तुम्हारा, दिस इज योर sp2 कार्बन, sp2 के बगल में जो sp3 हो, अगर उससे हमारा जो ग्रुप है वो अटैच हो, तो हम ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स को एलाइल, ऐसे ग्रुप्स को एलाइल ग्रुप्स बोलते हैं, तो दिस इज योर एलाइल ग्रुप, तो इसे एलाइल एमाइन भी हम बोल सकते हैं। फिर आ गया तुम्हारे पास, ये दे रखा है इस तरह से, देखो यहाँ पे तुम्हें मे बी क्लियरली विजिबल ना हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, CH2 CH2 6 और 2 NH2 है, ठीक है, इस CH2 यूनिट को हम मिथाइलिन बोलते हैं, ठीक है, मिथाइलिन बोलते हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। ये हो गया कॉमन नेम। आयुपैक नेम कैसे लिखोगे इसका, हेक्सेन, इस पूरे को क्या बोलोगे जब नंबर करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 6, सॉरी 6 तक नंबर जाएगा, क्या बोलोगे इसे, हेक्सेन बोलोगे, और फर्स्ट एंड 6th पोजीशन पे तुम्हारी NH2 आ रहा है, तो हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन। नाउ इसे तो हम एनिलीन बोलते हैं, राइट, एनिलीन और बेंजेनामाइन, आयुपैक में तुम एनिलीन भी लिख सकते हो। ये ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा एनिलीन, ऑर्थो पे CH3 ग्रुप लगा है, इसे बोलोगे ऑर्थोटॉल्विडिन, जब भी NH2 CH3 ग्रुप होंगे उसे बोलते हैं टॉल्विडिन, ऑर्थो पे लगाओ तो ऑर्थोटॉल्विडिन, और अगर पैरा पे लग गया पैराटॉल्विडिन, मेटा पे लग गया मेटाटॉल्विडिन। नाम क्या होगा आयुपैक, 2 मिथाइल एनिलीन, देखो नंबर करोगे तो ये सेकंड पे 2 मिथाइल एनिलीन। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा ब्रोमो एनिलीन, और आयुपैक में क्या बोलोगे, 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन या 4 ब्रोमो एनिलीन। यहाँ पे एन पे देखो तुम्हारे तीन CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो इसे क्या बोल सकते हो, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, 2 CH3 ग्रुप्स अटैच है, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन बोल दिया, ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एन एन डाई मिथाइल बेंजेनामाइन लिख दोगे, वैसे एनिलीन भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, आयुपैक में हम लिख सकते हैं।
अब इस पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। तो देखो हमें बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एमाइंस एज प्राइमरी। तो पहली वाली एमाइन बता दो मुझे क्या है। एन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है तो आप इसे क्या बोलोगे, प्राइमरी। यहाँ पे भी एक ही कार्बन नहीं, यहाँ पे ये भी है ना, 2 कार्बन और है, तो ये होगी 3 डिग्री। यहाँ पे तुम्हारा एन एक इससे जुड़ा है तुम्हारा कार्बन और एक ही से जुड़ा है, इस साइड कहीं नहीं, तो 1 डिग्री। ये कार्बन बेटा जितने मर्जी से जुड़ा हो, बट एन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा होता है उतनी डिग्री। यहाँ पे तुम्हारा एन 2 इथाइल ग्रुप से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। अब तुम्हें कह रहा है कि write structures of different isomeric amines corresponding to the formula C4H11N। कितने डिफरेंट आइसोमर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे गए हमसे, तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, यहाँ पे उनके आयुपैक नेम लिखो। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ एमाइंस हमसे पूछा गया है। तो देखो ये हमने कहाँ पढ़ा है, अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने ये पढ़ा है। अब सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा कितने टाइप के बनेंगे। तो देखो ये प्राइमरी भी हो सकती है, 2 डिग्री एमाइन भी हो सकती है, 3 डिग्री एमाइन भी हो सकती है। पहले हम देख ले प्राइमरी में कितने आएंगे। तो तुम NH2 सेपरेट कर लो, कितने कार्बन है तुम्हारे, 4। ठीक है जी, लगा दिए 4 कार्बन। देख लो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ जी, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, और काउंट कर लो यहाँ से 8 9 10 11, 11 ही तुम्हारे हाइड्रोजन है। एक तो तुम्हारा ये बन गया सिंपल, ठीक है जी, ब्यूटेनामाइन, ये बन गया सिंपल। दूसरा तुम्हारे पास यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, अगर इस CH को यहाँ लगा दो, इस वाले कार्बन को, तो इसे मैंने यहाँ लगा दिया, एक तुम्हारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया तुम्हारे पास, यहाँ से थर्ड वाला भी बन जाएगा यहाँ से। अगर मैं इसे उठा के यहाँ लगा दूं तो भी डिफरेंट, नाम लिख के देख लो भाई, तो डिफरेंट आइसोमर होगा। अगर आयुपैक नेम डिफरेंट आ गया, इसका नाम कैसे लिखोगे, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। यहाँ पे देखो अगर मैंने ये ऐसे लिख दिया, तो क्या बनेगा, इसे ही दोगे ना, अच्छा ऐसे नहीं दोगे नंबर, नंबर तो तुम यहाँ से दोगे ना, कार्बन से, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बन गया तुम्हारे पास, ब्यूट ब्यूट ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। तो ये भी डिफरेंट नाम हो गया, इसका नाम क्या था, ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन। तो अभी तक 1 डिग्री अमाइन ही चल रहे हैं। फोर्थ पे देखो, फोर्थ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH3 CH3, 4 कार्बन है, ऐसे लगा दिए, NH2, इसकी वैलेंसी ज्यादा करती मैंने, राइट। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो मैम नंबरिंग कर दो, 1 2 3। तो आप देखो यहाँ पर 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये नाम आ जाएगा इसका। चारों क्या डिफरेंट नेम है, तो इसका मतलब कभी तुम्हें लगे कि ऐसा भी तो हो सकता था मैम, ऐसे भी तो बना सकती थी, तो तुम आयुपैक नेम लिख के देख लेना। अगर डिफरेंट आ गए तो सही है, अगर सेम आ रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब हमें आई थिंक इतने ही प्राइमरी अमाइन बनेंगे, राइट। इससे किसी और के माइंड में कुछ भी आ रहा हो तो वो बना के देख ले। अब 2 डिग्री देखें अगर हम, तो 2 डिग्री आप क्या करो कि एक बार NH लिख दो बीच में, एक CH3 यहाँ लगा दो, और यहाँ पे लगा दो 3। अच्छा इसमें कोई चेंज मैं कर सकती हूँ, यस मैम, आप ये CH3 उठा के यहाँ लगा दो तो डिफरेंट अमाइन बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोपाइल, ये तुम्हारा प्रोपाइल मिथाइलमाइन हो गया, ये आइसोप्रोपाइल मिथाइलमाइन, दोनों डिफरेंट है। एक मैं ऐसा कर सकती हूँ कि बराबर बराबर कार्बन दे दूं,
3 मुझे यहाँ से मिल गए, राइट, 3 मुझे यहाँ से मिल गए, ये बन गए तुम्हारे 2 डिग्री वाले। अब आ जाओ 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तुम्हारे पास चार कार्बन है, एक यहाँ लगा दिया, CH2, CH3, CH2, अच्छा फिर तो 2 हो जाएंगे ना, सॉरी, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। और किसी के माइंड में आ रहा हो कि मैम कुछ और हो सकता है, चाहे तुम इधर लगा दो, ये मिथाइल इधर लगा दो, नाम तो सेम ही रहेगा ना। तो देखो कितने आ गए तुम्हारे पास, 4 यहां से आ गए, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th। तो टोटल तुम्हारे कितने आइसोमर्स बन रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तुम्हारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं 8। 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं। या अगर हमसे टोटल पूछता तो हमें स्टीरियो आइसोमर्स भी बताने पड़ते, फिर हमें ढूंढना पड़ता कि कहीं कोई कायरल सेंटर तो नहीं है। तो इसमें तो है, हो नहीं सकते प्राइमरी वालों में। इसमें अच्छा कार्बन देखो, कार्बन तो हो सकता है ना, ये कार्बन हमारा कायरल है, नहीं, 2 मिथाइल सेम है, यहाँ पे तो कोई कार्बन कायरल नहीं है, सब पे 2-2 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है, ये कार्बन मुझे यहाँ पे कायरल दिख रहा है, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, H। तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि इसका एक और, अगर ये एक एक अगर R है तो दूसरा S होगा, तो टोटल तुम्हारे पास फिर 9 बनते, और कोई यहाँ पे कायरल कार्बन है नहीं, देख लो कोई कायरल कार्बन यहाँ पे नहीं है, या कायरल सेंटर यहाँ पे नहीं है। तो टोटल में हमारा आंसर होता है 9, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, हमसे तो स्ट्रक्चर पूछे गए थे, तो टोटल स्ट्रक्चर 8 है। वैसे हमारे अगर स्टीरियो इंक्लूड कर दे तो 9 है। इन स्ट्रक्चर्स को देखो एक बारी, देखो हमें थर्ड क्वेश्चन में बताना है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ अमाइन्स। तो देखो हमने कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े हैं और कौन कौन से ये शो कर सकते हैं, तो मैं बताऊँ, यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म आ सकता है हमारा, पोजीशन आइसोमर आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आ सकता है, मेटामेरिज्म आ सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कौन क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता था, जहाँ पे नंबर ऑफ चेन, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होते थे। यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे, 1 2 3 4, यहाँ पे तुम्हारे कितने हैं मैम, 1 2 3, तो पीसीसी डिफरेंट, बाकी सब सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ऑल सेम। तो तुम्हारे पास चेन कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँ, चेन आइसोमर्स कौन कौन बनाएगा, तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड बना रहा है चेन आइसोमर्स। बाकी यहाँ पे तो देखो 1 2 3 4, तो ये तो नहीं बना सकते 1 एंड 3, क्योंकि 4 4 कार्बन है, लेकिन 2 एंड 3 बना सकते हैं, तो 2 एंड 3 लिख दूं मैं यहाँ पे, ये दोनों। फिर फोर्थ के साथ देखो 1 2 3, तो 3 और 4, इसमें 4 कार्बन, इसमें 3, तो 3 और 4 एंड 1 एंड 4 भी हो सकते हैं, 3 एंड 4 एंड 1 एंड 4 भी तुम्हारा चेन आइसोमर हो सकता है। तो चेन आइसोमर निकाल दिए हमने। पोजीशन आइसोमर्स कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो, तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, जहाँ पे पीसीसी की लेंथ तो सेम रहती है, लेकिन सब्सटीट्यूएंट्स का पोजीशन चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पे है NH2 ग्रुप, यहाँ पे तुम्हारा NH2 ग्रुप जो है वो भी तुम्हारा 1 पोजीशन पे है, राइट। यहाँ पे तुम देखो तो सेकंड पोजीशन पे तुम्हारा NH2 ग्रुप है, यहाँ पे देखो तो तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। तो हमारा लेकिन क्या रूल होता है पोजीशन आइसोमर्स के लिए, कि तुम्हारा पीसीसी का लेंथ सेम होना चाहिए, बट सब्सटीट्यूएंट्स का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास अगर हम देखें तो ये 1 पे आ रहा है NH2, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो 1 एंड 3 तुम्हारे क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, 1 एंड 3। उसके बाद तुम देखो यहाँ पे तुम्हारे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ पे तुम्हारा 1 पे है, यहाँ पे तुम्हारा 2 पे है, राइट, 1 पे है और 2 पे है। तो हमारा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो डिफरेंट, एंड हाँ मिथाइल का पोजीशन चलो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का तो डिफरेंट है। तो 2 एंड 4 भी आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। अब आ गई हमारी मेटामर्स की।
तो देखो मेटामर्स क्या होता है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज रिक्वायर्ड इन मेटामर्स, कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वैलेंसी, जैसे ईथर्स होते थे, आप इधर कुछ और एल्काइल रख लिया, इधर कुछ और रख लिया, जैसे 2 डिग्री अमाइन हो गया, 2 वैलेंसीज फ्री हैं, 3 डिग्री अमाइन है, 3 वैलेंसीज फ्री हैं, तो ये हो गए पॉलीवेलेंट। मोनोवेलेंट जैसे तुम्हारे पास आ गया OH, यहाँ पे एक ही वैलेंसी फ्री है। अब अगर मान लो मैं यहाँ चेंज कर सकूं सब्सटीट्यूएंट्स, तो मेरा मेटामेरिज्म शो हो जाएगा। मान लो इस तरफ मैंने 2 कार्बन रखी, चेन रखी, यहाँ पे 1 की रखी या 3 की रखी, ऐसे कर लिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए, या मान लो यहाँ पे मैंने 2 की यहाँ पे 2 की रखी, यहाँ 2 की रखी, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे 1 कर दिया, या इसी फंक्शनल ग्रुप में मैंने इधर 1 कर दिया और इधर मैंने 3 कर दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मेटामर्ज हो गए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अराउंड दी 2 वैलेंसीज, इनके जो एल्काइल चेन्स हैं उनकी लेंथ डिफरेंट है। तो ऐसे टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स को हम मेटामर्स बोलते हैं, राइट। ज्यादा इसके डिटेल में अगर तुम्हें देखना है तो मेरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाली वीडियो में तुम लोग देख सकते हो। ऑब्वियसली जो हमारी 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस है उनके पास वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो मेटामेरिज्म शो करेंगी। अब यहाँ पे देखो जरा, मेरे पास 2 डिग्री मैंने यहाँ पे ये वाली बनाई है, यहाँ तक ये सारी मैंने 1 डिग्री अमाइंस बना रखे हैं, ये तुम्हारा 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री में तो एक ही बन रहा है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। यहाँ देख लो, इसमें एक बार इधर 3 कार्बन, यहाँ 1, यहाँ पर तुम्हारे पास ये वाली चेन डिफरेंट होगी, ये वाली चेन डिफरेंट होगी, यहाँ पे 3। तो ये जितने भी तुम्हारे 2 डिग्री वाले अमाइन वाले हैं ये आपस में कैसे हैं, मेटामर्स है, ठीक है, मेटामर्स है। इनको क्या क्या नंबर दिया है यहाँ पे, 5, ये तुम्हारा 5, 5 एंड 6 बोल लो, 6 एंड 7 बोल लो, 5 एंड 7 बोल लो, ये आपस में तुम्हारे कैसे सारे मेटामर्स। और फंक्शनल आइसोमर्स देखो, ये जितनी भी तुम्हारी प्राइमरी अमाइंस हैं, सेकेंडरी अमाइंस हैं, 3 डिग्री अमाइंस है, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। 1 डिग्री डिफरेंट है, 2 डिग्री डिफरेंट है, 3 डिग्री डिफरेंट है, क्योंकि इनकी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो आपस में जो तुम्हारी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस है, ये तुम्हारी फंक्शनल आइसोमरिज्म शो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से तुम डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स बताओगे। नाउ नेक्स्ट, नाउ एमाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। हम पहुंच गए हैं जी प्रेपरेशन पे। अब तुम देखो जरा यहाँ पे प्रेपरेशन, NO2, ये हमने क्या लिया, नाइट्रो कंपाउंड, कोई भी नाइट्रो कंपाउंड ले सकते हो, और उसमें क्या करोगे तुम, रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे। क्या है तुम्हारा, H2 पैलेडियम डाल दो, या फिर टिन HCl, या फिर तुम आयरन HCl डाल दो। तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा बेटा, एनिलीन में। नाउ दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है, राइट। अब डायरेक्टली तुम्हें एकदम से थोड़ी ना दे देगा वो कि चलो नाइट्रो बेंजीन दे दिया, हमें बहुत सारी चीजें पहले से पढ़ के आनी होती है। हर एक चैप्टर के रिएक्शन यूज हो जाते हैं कन्वर्जन में। जैसे मान लो उसने पहले बेंजीन दे दिया और बोला बेंजीन को तुम एनालीन बनाओ, तो पहले तुम सोच सकते हो कि बेंजीन को एनालीन बनाने में मैं नाइट्रो बेंजीन बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, तो नाइट्रेशन कराऊंगा, कि तुमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पढ़ रखे हैं, राइट। फिर उसके बाद तुम उसको रिड्यूस करके एनालीन बना लोगे, इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी में एक पॉइंट बोलता है कि टिन HCl से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारा आयरन HCl है। उसका रीजन क्या है, देखो, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड बिकॉज FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. There is only a small amount of hydrochloric acid is required. कह रहा है कि आप जब ये ले रहे हो Fe plus HCl, तो क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा वाटर भी रहता है और वो इसे हाइड्रोलाइज कर देता है और हमें रिएक्शन में ही HCl बना के दे देता है। रिएक्शन में ही वो तुम्हें क्या कर देता है, HCl बना के दे देता है। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, कि हमें बहुत कम अमाउंट लेना पड़ता है HCl का। तुमने क्या किया, आयरन लिया, साथ में उसमें HCl डाल दिया। अब वो HCl जो है वो खुद हमारा बनता रहेगा, क्योंकि मीडियम एक्वस होगा, तो वहां से हमें और HCl मिलता रहेगा। और हमने तो इनिशियली थोड़ा सा HCl डाला था, तो कम प्रोडक्ट लेके, कम रिएजेंट लेके भी हमारा काम बन जाएगा। इसीलिए दिस मेथड इज प्रेफर्ड ओवर टिन प्लस HCl। इसके बाद आ जाओ अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या है, कि यहाँ पर देखो तुम्हारा ये जो अमोनिया है, ये है अमोनिया, दिस इज वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। रेड कलर ले लो, आई थिंक रेड इज मोर विजिबल ऑन इट।
दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा है, यहाँ पे तुम्हारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि तुम्हें पता है ये पोलर बॉन्ड है, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिव। हेलोजेंस है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इस पे अटैक करेगा, राइट। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, RNH2 ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पे तुम्हें पता है इसके पास लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा, X अगर लीव कर गया तो H के साथ HX निकल जाएगा, यहाँ से HX निकल जाएगा, तुम्हारा बन गया 2 डिग्री अमाइन। फिर अब इसके पास लोन पेयर अभी भी है और इसके पास H भी है, तो ये बन गया 2 डिग्री, ये इस पे अटैक करेगा, ये बन गया R3N, HX निकल गया। अच्छा अब H नहीं है मैम, लेकिन लोन पेयर तो है ना, अभी भी लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब इससे आगे नहीं रिएक्शन कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना ले, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नाउ द फ्री एमाइन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं इसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराऊं तो मुझे यहाँ से फ्री एमाइन मिलेगा। नाउ दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मिक्सचर मिल रहा है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का अमाइन बनाना है, दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ से यील्ड कम आएगी, बिकॉज इसमें मिक्सचर्स बनेंगे, यही चीजें यहाँ पे नीचे लिखी गई है। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें हैलाइड्स का, तो RI RBr RCl, बिकॉज I नेगेटिव, I जो है I माइनस हमारा इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब देखो ये क्वेश्चन बोलता है राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ इथेनोलिक NH3 विद C2H5Cl। तो आपने यहाँ से क्या लिया, C2H6 और Cl, तो ये क्या है, यहाँ से अटैक करेगा, इस पे Cl निकलेगा, फिर उसके बाद फिर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी और लोन पेयर है, Cl निकलेगा, तो 2 डिग्री बनेगा, फिर 3 डिग्री, और फिर ऐसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर कह रहा है हमने ले लिया बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड से तुमने क्या बना दिया यहाँ पे, बेंजाइल अमाइन, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके। अब उसके बाद तुमने ले लिया यहाँ से मिथाइल क्लोराइड, तो इसके पास अभी तुम इसमें फिर से रिएक्शन करके Cl को बाहर निकाल सकते हो, तो बन गया तुम्हारा NN डाई मिथाइल फिनाइल मीथेनामाइन, वही रिएक्शन है जो तुम्हें अभी बताई। अब आ जाओ रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स पे। नाइट्राइल्स के रिडक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, अब यहाँ से जो हमें एमाइन चाहिए होगी, हम वो वाली एमाइन जो है वो बना सकते हैं। तो देखो नाइट्राइल RCnH2Ni, और हमें क्या मिल गया यहाँ से, मैंने तुम्हें बोला किस तरह से तुम करोगे रिडक्शन, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड और यहाँ पे तुम्हारा N, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे 2H जोड़ो, यहाँ पे भी 2H जोड़ो, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, एमाइन। हमने क्या कर दी, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन करा दिया, रिडक्शन हो गई। यहाँ पे सेम LiLH4 में ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ पे तुम 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, LiLH4 डाल के भी तुमको क्या मिल जाता है, एमाइड से तुमको क्या मिल जाता है, एमाइन। तो ये 2 मेथड हमको दे रखे हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो नेमिंग रिएक्शन है, और मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स तुमको और बताऊंगी। ये क्या है तुम्हारा थैलीमाइड, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स में हमने थैलिक एसिड पढ़ा था, वहां से हमने थैलीमाइड प्रिपेयर करना भी सीखा था। तो थैलीमाइड हमने यहाँ पे ले लिया, इनिशियली हमें थैलीमाइड की जरूरत है, इसे हम थैलिक एसिड से बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, बेस, बेस को क्या चाहिए भाई, बेस को चाहिए एसिडिक प्रोटॉन, तो बेस ढूंढेगा। अब कौन सा तुम्हें लगता है यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन है, ये देखो। एसिडिक क्यों बोला बेटा मैंने इसको, क्योंकि इसके जाने के बाद जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट इज स्टेबल, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, दूसरा वो रेजोनेंस भी कर सकता है। तो अगर आपके पास किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव आए, या आगे वो फर्दर रेजोनेंस में जा रहा हो हाइड्रोजन निकालने के बाद, तो दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन इज एसिडिक। आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, ये चीज बन गई हमारे पास। अब ये इस RX पे क्या कर सकता है, इस तरह से क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और X नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है ना, दिस इज योर SN2। अब मैं तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ती हूँ, अब तुम्हें समझ आएगी। गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रख लो कि इससे हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी, इससे बेटा हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस।
प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है थैलीमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक है, which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis producing corresponding amine। अब यहाँ पे देखो aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction। अब SN2 reaction तो तुम्हारा नहीं देंगे ना aryl halides। एराइल हैलाइड्स तुम्हें अच्छे से पता है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो तुम यहाँ से एराइल एमाइंस नहीं बना सकते। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, डू नॉट यूज दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड, डू नॉट यूज दिस रिएक्शन, या ऐसे लिख दो कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एराइल अमाइंस। तो एरोमेटिक अमाइंस तुम्हें यहाँ से बनाने हैं, वो तुम नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ दिस स्टेप। अब तुमने यहाँ पे बना लिया, ये बन गया NR। अब तुम्हें कुछ नहीं करवाना, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे बेस के प्रेजेंस में। एक्वस NaOH हमने ले लिया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ पे तुम HH जोड़ो, यहाँ पे तुम OH जोड़ो, लेकिन क्योंकि मीडियम बेसिक है तो हमको थैलिक एसिड नहीं सॉल्ट मिलेगा, और यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा 1 डिग्री अमाइन। इस तरह से हम रिएक्शन करेंगे। ये था तुम्हारा गैब्रियल थैलेमाइड। अब देखो दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। नाउ इस रिएक्शन में अगर तुमको, जैसे तुमने स्टार्टिंग लिया एमाइड, तुम्हें एक कार्बन कम चाहिए इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से और एक कार्बन कम की एमाइन बनानी है, तो तुम्हें मिल जाएगी। क्या किया मैंने, यहाँ से CO को हटा के इसे ज्वाइन कर दिया, मुझे एमाइन मिल गई। किसके प्रेजेंस में होती है, ब्रोमीन NaOH की प्रेजेंस में होती है। Na2CO3 निकलेगा, NaBr निकलेगा, H2O निकलेगा। ध्यान ये रहे कि 4 मोल यूज होते हैं यहाँ पे, 4 मोल NaOH यूज होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे ना इसमें इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ पढ़ना भी, क्योंकि मैकेनिज्म इज नॉट गिवन बट समथिंग अबाउट मैकेनिज्म इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर paragraph, so we have to read it, right? फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी ना। Hoffman developed a method for preparation of primary amines by treating an amide with bromine in an aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide। in this degradation reaction, क्योंकि एक कार्बन कम हो रहा है, degradation बोला, कहता है माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एमाइड टू नाइट्रोजन एटम। The amine so formed contains 1 carbon less than the present amide। अब कह रहा है एल्काइल माइग्रेशन हो रही है, तो इसके लिए हमें थोड़ा मैकेनिज्म का आइडिया तो होना चाहिए ना, कि कहीं उसने ये पॉइंट बीच से निकाल के कुछ पूछ लिया। तो देखो अगर मैं इसका मैकेनिज्म की बात करूं, तुम्हारे पास क्या है, एमाइड है, राइट? तुम्हारे पास क्या है, बेस, NaOH ले लो, KOH ले लो, कुछ भी ले लो, राइट? ये बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, और हमारा एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब जी यहाँ पे बन गया तुम्हारा, सॉरी एमाइड था, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, NH2, ठीक है, इसने एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अब क्या बन गया NH नेगेटिव। अब आगे तुमको Br2 भी ले रखा है इन्होंने। अब तुम्हें पता है ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये निकलेगा खटैक, और तुम्हारे पास बन जाएगा RCOO NHBr। ये चीज यहां से बन गई। अब इसके पास एक और एसिडिक H है ना, तो हमारे पास और बेस भी है, तो हमने क्या कर दिया, NaOH लिया, हमने क्या किया, इसका एक और एसिडिक H ले लिया, फिर क्या बन गया RCOO N नेगेटिव Br। अब देखो बेटा यहां पर ये N नेगेटिव है, अगर ये ऐसे मूव करता है तो इसकी वैलेंसी तो 5 हो जाएगी। ये एल्काइल यहां से माइग्रेट करता है और Br निकलता है, आइसोसाइनेट हमें एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पे मिलता है। वही चीज ये लिख रहा है कि एल्काइल और एराइल ग्रुप कुछ भी है, जो एल्काइल है एराइल है, वो कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, माइग्रेशन होगी उसकी फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम, इससे जाके यहाँ पे माइग्रेशन हो गई। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बन गया हमारा R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, ये यहाँ गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ R, और ये बॉन्ड नेगेटिव का बन गया बॉन्ड, Br नेगेटिव तुम्हारा लीव कर गया। तो ये चीज यहाँ पर हो रही है। उसके बाद
पानी तो है ही मीडियम में, ठीक है जी, ये कर देगा इस पे अटैक, क्योंकि ये देखो ये कितना इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ना, इधर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, तो तुम्हारे पास ये क्या बन जाता है, Rn डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे तुम्हारा लग जाएगा OH, यहाँ से प्रोटॉन माइग्रेट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा, Rn डबल बॉन्ड C OH, यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे दिखा सकते हो तुम यहाँ से कि ये O नेगेटिव तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये H प्लस तुम्हारा फिर मीडियम में चला गया, ठीक है, इस तरह से दिखा दो OH, और ये बना दो तुम्हारा डबल बॉन्ड, लेकिन कार्बन की वैलेंसी ऐसे कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है जी, तो ऐसे दिखाते हैं हम इसको, R N ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, इधर से यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, इधर से यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा RNH COH डबल बॉन्ड O, इस तरह से, राइट। तो अब इसे बोलते हो तुम कार्बमिक एसिड, इसे कहते हैं हम कार्बमिक एसिड, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस या फिर इसे हीट कर दे, तो देखो, तुम देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो जहाँ पे भी तुम्हारा गैशियस सब्सटेंस निकल रहा हो, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बन जाएगा RNH2 प्लस, यहाँ से निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये तुम्हारा वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड और NaOH बेस है, एक एसिड है, आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं Na2CO3, ठीक है जी, और पानी। तो तुम देखो यहाँ पे 2 मोल NaOH यूज हो गया, 2 मोल NaOH यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ पे हुआ था, एक और यहाँ पे हुआ था, तो टोटल तुम्हारे 4 मोल NaOH यूज हो गए, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने तुमको यहाँ पे बता दी, किस तरह से हमारे 4 मोल NaOH यूज हो रहे हैं। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, CO हटाया, एमाइन बनाया, ये ध्यान रख लो, 4 मोल यूज हो रहे हैं। और क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज दे रखी है कि यहाँ से तुम्हारा एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है नाइट्रोजन पे, तो वो चीज याद रख लो, इंटरमीडिएट यहाँ पे आइसोसाइनेट्स बनते हैं। अब तुम्हें ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, बट ट्राई करो कि सॉल्यूशंस के बिना ही कर लो। देखो, जब तुम्हें यहाँ पे दिखे कि इथाइल क्लोराइड दे रखा है और हमसे क्या बोला है, प्रोपेनामाइन बनाने को, एक कार्बन बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, साइनाइड की एडिशन करवा सकते हैं ना कार्बन बढ़ाने के लिए, और कैसे करवा सकते हैं, SN2 रिएक्शंस पड़े हैं, इथेनोलिक NaCN ले लो, KCN ले लो, क्या करेगा, अटैक करेगा, CN बनेगा, रिडक्शन करा के तुम्हारा एमाइन बन जाएगा। फिर तुम्हें बोला गया कि C6H5CH2 Cl को चेंज करो, C6H5CH2 CH2NN। अब यहाँ भी कार्बन बढ़ाया गया, तो पहले CN का अटैक कराओ और फिर उसकी रिडक्शन करवा दो। जब भी कार्बन बढ़ाना हुआ इस तरह से हम लोग करेंगे। अब बोल रहा है राइट द IUPAC राइट द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द following the amide which gives propenamine by Hoffman bromamide reaction। अच्छा, एमाइड हमारी कौन सी एमाइड देगी, प्रोपेनामाइड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कार्बन कम होता है, हमें एक कार्बन ज्यादा वाली, यहाँ पे प्रोपेनामाइन बन रहा है, तो मतलब हमें 4 कार्बन वाली एमाइड लेनी पड़ेगी, ब्यूटामाइड लेनी पड़ेगी, तो ब्यूटेनामाइड ले ली तुमने। फिर कह रहा है द एमाइन प्रोड्यूस बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, बेंजामाइड से क्या बनेगी, CO हटा दोगे तो बेंजेनामाइन बन जाएगी, एनालीन बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये तुम लोग ट्राई करना क्वेश्चंस को, ये वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनालीन, बेंजीन को कैसे चेंज करोगे। मैंने थोड़ी देर पहले भी तुमको यही चीज बताई, जस्ट अभी अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताई थी कि कैसे बनाओगे। जरा सोचो कि मैम ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमको बोला बेंजीन से एनालीन बनाने को आ जाए, तो हम किस तरह से बनाएंगे, सोचो इस रिएक्शन में कैसे बनाओगे। देखो, अभी तुम्हें बताया
कि यहाँ पे तुम क्या करोगे, बेंजीन की नाइट्रेशन करा दोगे। ठीक है, बेंजीन की तुमने क्या करा दी, नाइट्रेशन करवा दी। तुम्हें यहां से क्या मिल जाएगा, NO2 ग्रुप। फिर उसकी तुम क्या करवा दोगे, रिडक्शन करवा दोगे जी। ठीक है जी, रिडक्शन के लिए तुम H2PD ले लो, LiLH4 ले लो, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, बन गया NH2, एनिलीन बन गया। फिर कह रहा है बेंजीन इंटू NN डाई इथाइल एनिलीन बना दो। तो बेंजीन को अगर तुमने NN डाई मिथाइल, तो पहले तो तुम सेम चीज करो, इसी से तुम क्या कर दो, सेम स्टेप करके तुम इसकी नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेशन करा दो। फिर तुम यहाँ पे क्या कर दो, इसके रिडक्शन करा के एनिलीन बना दो। फिर अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ा था अमोनिया का विद RX। ठीक है, आर यहाँ पे क्या बनाना है, मिथाइल चाहिए मुझे, यहाँ पे X ले लो, Cl ले लो, I ले लो, है ना, इस पे अटैक किए गया बाहर। तो तुम्हारे पास अब एक ही लगेगा ना, इस पे तुम्हें 2 मोल चाहिए होंगे, 2 मोल चाहिए होंगे, तो 2 बार कर देगा रिएक्शन, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप्स लग जाएंगे। तो N डाइमिथाइल एनिलीन। अब ये तुम देखो, CH2 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 NH2 NH2, सॉरी Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तुम पहले क्या करोगे, 2 मोल ले लो NaCN या KCN, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cn लग जाएगा, Cl, ये Cl हटा के Cn, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे ही लिख दूं मैं जैसे इन्होंने लिखा है 4, फिर Cn, फिर इसकी रिडक्शन करवा दो, नाइट्राइल्स की रिडक्शन कर अभी अभी सीखी थी तुमने, LiLH4 डाल दो। अब यहां से क्या बन जाएगा, NH2 CH2 4 CH2। इस तरह से हमारे पास ये पर्टिकुलर यहां पर बन जाएगा एमाइन, डाई एमाइन। नाउ नेक्स्ट, ये है तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का पैराग्राफ है। क्या लिखता है, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस, जो हमारी कम कार्बन वाली अमाइंस होती हैं वो गैसेस होती हैं विद फिशी ऑर्डर, गंदा सा ऑर्डर होता है उनका। प्राइमरी अमाइंस विद 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। हायर जैसे जैसे मास बढ़ता रहेगा वो कैसी होती जाएंगी, सॉलिड्स। एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस। यूजुअली कैसे होते हैं वो, कलरलेस होते हैं, बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात आती है ना, वो आती है इसकी सॉल्युबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट की। तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बना ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इनके पास जो हाइड्रोजन है वो तुम्हारा किससे जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो दिस हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर में तो होती है, तो इसीलिए सॉल्युबल होता है। However, solubility decreases with increase in molar mass of amines due to increase in the size of hydrophobic alkyl part. जैसे जैसे इस R ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो solubility भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट वाटर इनसॉल्युबल होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इज दैट क्लियर? अब यहां से देखें तो हायर अमाइंस आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। कंसीडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल, देखो नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है रिस्पेक्टिवली। यू कैन प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एमाइंस एंड एल्कोहल्स इन वाटर। देखो यहाँ पर एल्कोहल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इस बॉन्ड का ज्यादा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसके 2.1 है। लेकिन एमाइन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी तो हाइड्रोजन की तो सेम ही है, तो ये बॉन्ड इतना पोलर नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव, तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इसीलिए हमारे एल्कोहल्स और अगर हम एमाइंस की सॉल्युबिलिटी में कंपेयर करें तो एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ओल एंड ब्यूटेन 1 अमाइन विच वन इज मोर सॉल्युबल, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। ऑब्वियसली ब्यूटेन 1 ओल दोनों का कंपेरेबल मोलर मास है, तो तुम्हारा जो OH वाला जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल है, दैट वुड बी मोर सॉल्युबल, क्योंकि वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा।
extent of hydrogen bonding is more in alcohol as compared to amine. Now, you may remember alcohols are more polar than amines and form stronger intermolecular hydrogen bonds than amines. Now, primary and secondary amines are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of another molecule. This intermolecular association is more in primary amines than in secondary amines, as there are two hydrogen atoms available for hydrogen bond formation. In it, tertiary amines do not have intermolecular association due to absence of hydrogen bonding, therefore order of boiling points. देखो boiling points की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तुम्हारे पास प्राइमरी का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का. ऐसा क्यों है भाई? ये बोल रहा है, अभी अभी मैंने जो पैराग्राफ रीड किया उसमें क्या लिखा था कि आपका जो प्राइमरी अमाइन है उसके पास हाइड्रोजन्स जो है वो ज्यादा होते हैं. ऑब्वियसली ना, आर एन एच. तुम्हारा सेकेंडरी इज आर एन एच आर. 3 डिग्री के पास तो है ही नहीं, फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेगा? अब जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो ये 1 डिग्री की दिखाई है, इसमें तुम्हारे पास दो दो एच है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा एसोसिएशन होगी, ज्यादा पास पास रहेंगे. पास पास रहेंगे तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको लिक्विड से गैसियस स्टेट में भेजने के लिए, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा. तो इसीलिए प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी. तो बॉइलिंग पॉइंट पे ही भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑल राइट, तो इसको ध्यान से याद रखना कि हमें जब भी एमाइंस या एल्कोहल्स के बारे में हम सोचते तो एटलीस्ट हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे माइंड में आना चाहिए. इस पेज पे देखो एक टेबल गिवन है हमको, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस, एल्कोहल्स एंड एल्केन्स. अब देखो एमाइंस हमको दे रखी है, एक बोला C4H9NH2, ये तुम्हारी कैसी है? प्राइमरी एमाइन है. अगर मैं ऐसे लिख दूं C2H5 ट्वाइस NH, तो ये हमारी 2 डिग्री हो गई. बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ये तुम्हारी हो गई 3 डिग्री. अगर मैं ऐसे लिख दूं C2H5 और लिखा गया है N और लिखू CH3, ये होगी 3 डिग्री, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तो हमें पता है 1 डिग्री का ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, हम ये पढ़ के आए. तो देखो बॉइलिंग मोलर मास सेम है, 73 तुम्हारा 350, 329, 310, तो 3 डिग्री का सबसे कम. फिर आ गया तुम्हारा एल्केन्स का और कम, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं एल्केन्स में. एल्कोहल का देखो C4H9OH, कंपेरेबल मोलर मास है, 73, 74, ज्यादा फर्क नहीं है. लेकिन तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है दैट इज 390, सबसे ज्यादा, क्योंकि एल्कोहल में ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो सवाल अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से आता है तो मैं सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट पे ही सवाल आएगा. और इजी होती है, इजी होता है इस तरह के क्वेश्चन हमको आंसर करना. हर चैप्टर की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. केमिकल तो देखो इंपॉर्टेंट होती ही होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी असर्शन रीजन वाले काफी क्वेश्चंस आजकल नीट में बन रहे हैं. तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे एंड इसके आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. राइट, वहां से जितना भी हमारा अभी अमाइंस बचा है उसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.